Good evening बच्चों. This is a lecture about the political trends in the mid 18th century for BA fourth sem subsidiary students. बच्चों हम लोग आज 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स भारत में इस्टेब्लिश हो रहे थे उस समय क्या मिड 18th में मतलब कि 1750 के बाद क्या स्थितियां थीं और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ये सारा सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे. बच्चों आई डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू टू पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द political conditions during the 17th 18th century, 17th 18th century, yes. And in the second part I will discuss the remaining two Carnatic war. One war I will take in the first lecture and the remaining two wars I will take in the second lecture. So here we start. बच्चों आप लोग देखिए कि 18th सेंचुरी के मध्य में भारत में क्या राजनीतिक स्थिति थी, उस समय क्या चल रहा था, अंग्रेज़ों के आने का क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी सब कुछ हम इसमें देखेंगे. इन मिड 18th सेंचुरी मुग़ल डायनेस्टी वाज डिक्लाइनिंग. जो मुग़ल वंश था, डायनेस्टी थी, वो डिक्लाइन हो रही थी, उसका पतन हो रहा था. रीजनल पावर्स आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश एंड फ्री फ्रॉम द मुग़ल डायनेस्टी. जो रीजनल डायनेस्टीज़ है जो कि पहले मुग़ल सल्तनत का अधीन थी, वो अपने आप को मुग़ल सत्ता से स्वतंत्र कर रही थी. निज़ामुल मुल्क डिक्लेयर्ड हिम फ्री फ्रॉम द एसोसिएट विद द मराठास अगेंस्ट मुगल्स. सबसे पहले निज़ामुल मुल्क जो था उसने अपने आप को फ्री किया दक्षिण में और मराठाओं के साथ मुग़लों के विरोध में एक हो गए ये लोग. अलीवर्दी खान इन बंगाल एंड सादत खान इन द अवध डिक्लेयर्ड फ्री. बंगाल का अलीवर्दी खान और अवध का सादत खान, इसने भी मुग़लों से अपने आप को फ्री कर लिया. सिख इन पंजाब एंड मराठास इन महाराष्ट्र इन्हेंस देयर पावर. पंजाब में सिखों ने अपनी पावर बढ़ा ली और मराठाओं ने महाराष्ट्र में अपनी शक्ति जो थी वो बढ़ा ली थी. इनिशियली इन 1617 थॉमस रो केम इन द इंडिया एंड टेक इन द ट्रेड राइट्स. इन दीज सिचुएशंस जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, इन दीज सिचुएशंस, दीज आर द सिचुएशन ऑफ इंडिया. और अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत में पैर जमाना शुरू किया. तो सबसे पहले इनिशियली भले हम जा रहे हैं 1617 में, मतलब कि ये 15th सेंचुरी में चले गए, लेकिन हम लोग उस समय क्या स्थितियाँ थी, 17th सेंचुरी में क्या स्थितियाँ थी, उसको वहाँ से लेकर के आना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपने को इस्टेब्लिश किया. सो इन 1617 में थॉमस रो केम इन इंडिया एंड टेकन द ट्रेड राइट्स. थॉमस रो जो सबसे पहले यहाँ पर आया और उसने जो है अंग्रेज़ों के लिए ट्रेड राइट्स या व्यापार के अधिकार प्राप्त किए. बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन जो मैं खास डेवलपमेंट अंग्रेज़ों के यहाँ पर टिक जाने के, उस पर आ रहे हैं हम लोग. इन 1717 ब्रिटिशर्स टेकन मैनी फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेड फ्रॉम फर्रुखसियर द मुग़ल रूलर एंड इट इज़ कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी. 1717 का फर्रुखसियर का जो फरमान था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि इसको मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाघोषणा पत्र. तो उसको महाघोषणा पत्र, वो कोई बहुत बड़े एक्ट या बहुत बड़े चीज़, रेजोल्यूशन या नियम जो निकलते थे उसको कहते थे. तो मैग्ना कार्टा का मतलब ये कि फर्रुखसियर ने जो ट्रेड राइट्स मुग़लों को दिए, कंपनी को दिए, वो ट्रेड राइट्स आगे जा कर के अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे. तो ये 1717 में वो ट्रेड राइट्स यहाँ पर थे. बच्चों इसी समय मैं आपको ये भी बता दूं कि सो मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक द डच, पोर्चुगीज़ एंड फ्रेंच, दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग हेयर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम. और ये जो लंबे समय से इनका जो व्यापार भारत में चल रहा था, इनमें सबसे आखिरी में अंग्रेज ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे डच चले गए, पोर्चुगीज़ एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक सीमित रह गए, बॉम्बे और उसके आसपास के, गोवा, बॉम्बे. और मेन राइवलरी जो थी वो अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में हो गई. और यही राइवलरी जो है वो आगे जा कर के हमको उसके रूप में दिखाई देगी, उनके बीच के युद्ध के रूप में. दे इस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इन द सूरत, अहमदाबाद, मुसलीपट्टनम एंड ऑल्सो मेड फैक्ट्रीज एंड फोर्ट इन मद्रास विच वॉज नोन एज द सेंट जॉर्ज फोर्ट. कैसे धीरे धीरे ये अपनी जगह बना रहे हैं. लंबे समय तक उन लोगों ने अपना धीरे धीरे बस्तियां बसानी शुरू कर दी. सूरत में, अहमदाबाद में, मुसलीपट्टनम में ये लोग अपनी बस्तियां भी बसा रहे थे, साथ ही साथ फैक्ट्री भी डाल रहे थे. और मद्रास को सेंटर बनाकर वहाँ पर उन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट नामक एक किला बना दिया.
Till 1740, Mughal power was became weaker, and the ambitions of the Britishers were fighting with Mughals as well as other European companies. देखिए, जो महत्वाकांक्षाएं थी ब्रिटिशर्स की, वो फ्रांस की कंपनी या दूसरी यूरोपियन कंपनी से, या मेनली मतलब फ्रेंच कंपनी से, उनके साथ भी टकरा रही थी, एज वेल एज मुग़लों को टक्कर देना या मुग़लों के सामने एकदम आ जाना, ये भी अंग्रेज़ों का महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। किस समय? 1740 के आसपास, क्योंकि यहीं से हम लोग इनके आपस की राइवलरी जो है, किनकी? अंग्रेज़ों की और फ्रेंच की, वो शुरू होते देखेंगे। France was enemy of the Britain in the Europe. So here in India, they also started fight for existence in India. देखिए, फ्रांस में यूरोप में फ्रांस और लंदन इंग्लैंड की जो राइवलरी है वो काफ़ी पुरानी, कई 100 साल से इन लोगों की शत्रुता चली आ रही थी। और जब वो यहाँ पर आए, एशिया में आए, तो यूरोप उपनिवेशों के लिए, कॉलोनीज़ के लिए इनमें आपस में राइवलरी चालू हो गई। भारत में जब वो पहले से ही फ्रांस बड़े राष्ट्र के रूप में फ्रांस ही इस्टेब्लिश था, बाकी सब छोटे राष्ट्र हैं। तो जब अंग्रेज़ आए यहाँ पर, तो उनको ये समझ में आ गया था कि बाकी सबको तो मैं कर लूँगा, लेकिन फ्रांस से टक्कर लेने के लिए मुझे बड़े वॉर्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आकर के दोनों के हित टकराने लगे। दे ऑल्सो टेकन intense in Indian political matter, interest in Indian political matters and fighting with each other. देखिए, पॉलिटिकल मामलों में जो भारतीय क्षेत्रीय राजा थे, उनके राजनीतिक मामलों में ये लोग इंटरेस्ट लेने लगे। क्यों लेने लगे? क्योंकि ये लोग लगातार ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ के राजाओं का कुछ समर्थन हमको मिल जाए तो इस्टेब्लिश होना आसान हो जाता है। तो डायरेक्ट एकदम से उठ करके तो युद्ध कर नहीं सकते। जब यूरोप में जब भी युद्ध इनका आपस में शुरू होता था, तो वो यहाँ अपने आप करने लगते थे युद्ध। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई युद्ध ऐसा नहीं चल रहा है, और अंग्रेज़ों को अपने आप को आगे दिखाने के लिए या फ्रांस को अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए भारतीय राजाओं के मैटर्स में घुसना ज़रूरी हो गया था। सो दे स्टार्टेड एंटरिंग इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द रीजनल पावर्स, एंड बाय दिस वे दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर ऑल्सो। जैसे दो पक्ष होते थे, एक पक्ष का साथ वो पकड़ लेता था, एक का वो पकड़ लेता था, और फिर आमने सामने युद्ध हो जाता था। They also taken ये हो गया, this started the Anglo-French struggle in India। और इसी के कारण आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जिसको हम कहते हैं, वो भारत में शुरू हो गया इसके कारण से। तो ये एक बहुत जो चीज़ थी कि जिसके कारण हम देखते हैं कि भारत में फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में एक लंबा युद्ध, एक लंबे कई युद्ध जो थे वो हमें दिखाई देने लगते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो थी, वो सबसे पहले यहाँ पर राइवलरी, इसमें हेडिंग डाली है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष between 1744 to 1763, a rivalry or struggle held between the English and the French companies in Karnataka. It is called the Anglo-French struggle or Karnataka War. It was ended with the end of French power in India and Britishers won the war. 1744 से लेकर के 1763 तक अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में स्ट्रगल चला, संघर्ष चला, और ये संघर्ष कर्नाटक में चला मेनली, इसीलिए इसको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या फिर कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और फाइनली 1763 में आखिरी युद्ध के साथ, 3 युद्ध हुए टोटल, आखिरी युद्ध के साथ जो थे फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई, वो यहाँ टिक गए। फर्स्ट कर्नाटक वॉर इन 1746 से 48 तक। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल पावर after the decline of the Mughals, मैसूर एंड कर्नाटक डिक्लेयर देम फ्री। सबसे पहले जब मुग़लों के पतन का मतलब यहाँ पर ख़त्म होने से नहीं, पतन का मतलब वीक रूलर से है। जब वो लोग वीक रूलर्स हो रहे थे, सभी फ्री हो रहे थे, उसी में मैसूर और कर्नाटक ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इन द कर्नाटक वॉर फॉर थ्रोन वॉज स्टार्टेड। कर्नाटक में जो था सिंहासन के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। बोथ कंपनीज टेकन इंटरेस्ट इन द वॉर, और उन लोगों ने उस युद्ध में जो है दोनों कंपनीज ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले एसोसिएटेड विद द नवाब अनवरुद्दीन, जो वहाँ पर है कर्नाटक का नवाब था,
उसके साथ में सबसे पहले डुप्ले ने अपना संबंध बनाने की कोशिश करी फर्स्ट। लेकिन जब ये संघर्ष शुरू हुआ, उसका प्रारंभ अंग्रेज़ों ने किया। फर्स्ट ब्रिटेन फोर्स अटैक्टेड ऑन द फ्रेंच आर्मी। सबसे पहले जो अंग्रेज़ों की एक सेना थी उसने सबसे पहले फ्रांस की सेना पर युद्ध किया। डुप्ले along with the help of La Boudou defeated the ब्रिटिश नेवी। जो डुप्ले था, जो कि गवर्नर था फ्रांस की कंपनी का, उसने एक अपने नेवल ऑफिसर जिसका नाम ला बूडो था उसके साथ में मिल करके अंग्रेज़ों की नेवी को हरा दिया। अगेन ब्रिटिशर्स अटैक्टेड ऑन द पांडिचेरी बट डिफीटेड विद अ ह्यूज लॉस। अंग्रेज़ों ने इसको ओवरकम करने के लिए फिर से एक युद्ध किया, लेकिन उसी युद्ध में एक बार फिर से युद्ध किया, लेकिन वो और ज़्यादा नुकसान के साथ हार गए। और मद्रास जो था, डुप्ले कैप्चर्ड द मद्रास। नवाब डुप्ले कैप्चर्ड द मद्रास। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मद्रास जो था वो किसका, सेंट फोर्ट जॉर्ज है, किसका, ब्रिटिशर्स का। तो मद्रास फ्रांसीसियों ने हड़प लिया। अब इसके हड़पने के कारण जो नवाब अभी तक फ्रांसीसियों के साथ था, लेकिन जब अंग्रेज उनके पास गए और उन्होंने कहा कहीं ये इतने इम्पोर्टेंट ना हो जाएं कि आपके लिए भी खतरा हो जाए, हमारा तो जो लॉस हो रहा है वो हो ही रहा है। और इस डिमांड पे, इस रिक्वेस्ट पे अंग्रेज़ों की, नवाब ने उनको ये कहा कि आप इसका सेंट फोर्ट जॉर्ज वापस कर दो। नवाब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स आज डुप्ले टू रिटर्न द फोर्ट ऑफ मद्रास टू ब्रिटिशर्स बट ही डिनाइड। लेकिन उसने मना कर दिया। किसने? डुप्ले ने, जो कि फ्रांस का गवर्नर था, कि नहीं, हमको जो है इसका मद्रास वापस नहीं करना। सो नवाब सेंट अ ह्यूज आर्मी टू फाइट विद द फ्रेंच फोर्सेस बट डिफीटेड। फाइनली ब्रिटिशर्स आल्सो एक्सेप्ट द डिफीट। नवाब ने उसको करने के लिए वहाँ से जो है भेजा और एक बड़ी आर्मी के साथ वहाँ पर भेजा, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो फ्रांस की फ़ोर्स जो थी वो उसमें हार गई। और नवाब की फ़ोर्स जो थी वो फ्रांसीसियों की फ़ोर्स से हार गई। और इस तरीके से फाइनली जो अंग्रेज़ थे उनको भी इस हार को स्वीकार करना पड़ा। इन 1748 एक्स-ला चैपल ट्रीटी हेल्ड बिटवीन देम। एक्स-ला चैपल की एक संधि जो थी वो उनके बीच में हुई। एंड पावर ऑफ फ्रेंच कंपनी इंक्रीज्ड बाय दिस वॉर। और इस वॉर के बाद में फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ गई। मतलब अमंग द बिटवीन द बोथ पावर्स, फ्रांस और इंग्लैंड, जो फ्रेंच पावर थी वो बढ़ गई आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटक। तो जो कर्नाटक का पहला युद्ध था उसके बाद सबसे बड़ा इसका आउटपुट ये रहा कि ब्रिटिश पावर जो थी वो कमज़ोर पड़ गई और फ्रेंच पावर जो थी वो बढ़ गई। सो बाय दिस आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा बच्चों। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द रिमेनिंग 2 वॉर्स ऑफ कर्नाटक। सो टिल देन घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।